नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दिल्ली का बिग बॉस कौन, इस सवाल पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह बताया कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्या अधिकार हैं, दिल्ली सरकार क्या क्या कर सकती है, लेकिन दिल्ली में सर्विसेज किसके पास होंगी, यानी बड़े अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग कौन कर सकता है, यह अधिकार किसके पास रहेगा, यह फैसला नहीं हो पाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर सवाल उठा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि आखिर दिल्ली ऐसे कैसे चलेगी, यह फैसला जनता के खिलाफ है। केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि फैसले से केजरीवाल की करारी हार हुई है। आखिर दिल्ली में कौन जीता कौन हारा, हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग छिड़ी हुई है। ये कहते हैं कि एंटी करप्शन ब्रांच अब दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है। 40 साल से दिल्ली के अंडर में, दिल्ली सरकार के अंडर में थी एंटी करप्शन ब्रांच, अब नहीं है। तो अगर कोई भ्रष्टाचार करे और मुख्यमंत्री के पास कोई आके कहे कि इसने भ्रष्टाचार किया है, तो मैं क्या करूं? मैं विपक्षी पार्टी को बोलूं, बीजेपी को बोलूं कि अब आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए? वही तो करवा रहे हैं। विपक्षी पार्टी तो सारा गड़बड़ करवा रही है और सारी शक्तियां आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार को छोड़ के विपक्षी पार्टी को दे दी गई। हमें लगता है कि यह जजमेंट ना केवल दिल्ली के लोगों के खिलाफ है, यह संविधान के खिलाफ है, यह जजमेंट जनतंत्र के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। टुडे मिस्टर अरविंद केजरीवाल डिड नॉट एड्रेस अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ही इन फैक्ट डेल्ट a contempt of Supreme Court of India। और हम विचार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ contempt एप्लीकेशन मूव करना चाहिए। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग एक निर्वाचित मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के लिए किया है, उन्होंने कहा यह कैसा जनतंत्र है, यह कैसा ऑर्डर है, यह ऑर्डर गैर संवैधानिक है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमला कर रहे हैं, ऐसी राजनीति पर धिक्कार है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और एक तरह से दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है। हम कहना चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं और पूरा मान सम्मान है हमारे मन में, लेकिन जजमेंट जो है वो दिल्ली के साथ और दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। आप लोकतंत्र के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जस्टिसेस के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। एंड द आयरनी इज दैट यू स्पीक दैट यू वांट टू सेव लोकतंत्र ऑफ दिस कंट्री। आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग आज आपने राजनीति के कारण सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किया है, वो धिक्कार योग्य है। इट इज अपॉलिंग, इट इज डिजेक्टिंग। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल्ली की जनता के साथ अन्याय कहा कि यह दिल्ली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी ने इसे लेकर भी केजरीवाल पर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा केजरीवाल अराजक तरीके से बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और एक तरह से दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है। हम कहना चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं और पूरा मान सम्मान है हमारे मन में, लेकिन जजमेंट जो है वो दिल्ली के साथ और दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीट देके एक सरकार चुनी। आज का जजमेंट ये कहता है कि उस चुनी हुई सरकार को ऑफिसर्स की ट्रांसफर करने की पावर नहीं है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई सरकार अपने ऑफिसर्स भी ट्रांसफर नहीं कर सकती तो वो सरकार चलेगी कैसे? अगर कोई ऑफिसर काम नहीं करता, उसको हटा के हम दूसरा ऑफिसर नहीं लगा सकते, तो सरकार चलेगी कैसे? जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग
अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट के लिए किया है, यह विश्वास नहीं हो रहा है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इस प्रकार का भाषा देश के सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रयोग भी कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी शुरू से ही अनार्किस्ट रहे हैं, वो अराजक रहे हैं। अराजक तत्वों को आगे बढ़ाना, संविधान को ताक पे रख के, कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख के नियमों के साथ खिलवाड़ करना, यह अरविंद केजरीवाल जी का तरीका रहा है शुरू से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जंग छिड़ चुकी है। आपको बताते हैं कि आज के फैसले के बाद दरअसल दिल्ली में किसके पास क्या क्या अधिकार रहेंगे। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार करेगी, यह बड़ी बात है। एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्र सरकार के अधीन रहेगा, जिस पर अरविंद केजरीवाल तिलमिलाए हुए हैं। दिल्ली में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास ही है। अब देखिए दिल्ली सरकार को क्या मिला। ग्रेड 3, ग्रेड 4 कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार कर सकती है। दिल्ली सरकार का केस लड़ने वाले सरकारी वकीलों की नियुक्ति भी दिल्ली सरकार के द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा बिजली आयोग में ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया है और दिल्ली में जमीनों के रेट भी दिल्ली की सरकार तय करेगी। अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ क्या क्या और जजों ने अपने फैसले में क्या कहा। टोटल 6 पॉइंट थे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इसकी ट्रांसफर और पोस्टिंग केंद्र सरकार करेगी। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो किसके पास होगा, एसीबी किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये केंद्र सरकार के पास रहेगा। तीसरा इश्यू था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, इंक्वायरी कौन कर सकता है, कौन ऑर्डर करेगा, उसके लिए बोला है कि ये भी केंद्र सरकार ही करेगी। चौथा इश्यू है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। पांचवा इश्यू है रेवेन्यू का, दिल्ली में जो जमीन है उसका रेट कौन तय करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। और छठवां इश्यू था कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, केंद्र सरकार और एलजी के बीच में अगर डिफरेंस आएगा तो किसकी राय प्रिवेल करेगी, उसके लिए बोला है कि ये एलजी की राय प्रिवेल करेगी, एलजी की राय सबसे ऊपर होगी। दिल्ली सरकार को एक धक्का है, मैं मानता हूं ये दिल्ली के लोगों को एक धक्का है। दिल्ली के लोग पिछले 4 साल से मान रहे हैं कि क्योंकि इतनी कंफ्यूजन है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज और राइट्स के ऊपर और पावर्स के ऊपर, उसको उच्च न्यायालय में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक हम जा चुके हैं और 4 साल इतनी लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं, तो एक बहुत ही सटीक और निर्णय आना चाहिए था जो बहुत ही स्पष्ट होता। 4 साल से लड़ाई चल रही थी और लड़ाई अभी जारी है। और अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के बाद अब गुजरात के दौरे पर जाएंगी। गुजरात में इस बार कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक में प्रियंका महासचिव के तौर पर शामिल होंगी। मीटिंग फरवरी के आखिरी हफ्ते या फिर मार्च के पहले हफ्ते में होगी और यह पहला मौका होगा जब पार्टी महासचिव बनने के बाद प्रियंका सीधे मोदी के गढ़ में जाकर उन्हें चुनौती देंगी। इस बीच प्रियंका गांधी का मिशन यूपी नॉनस्टॉप जारी है। लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका मैराथन मंथन कर रही हैं। कल रात प्रियंका गांधी ने 2:30 बजे तक मीटिंग की। प्रियंका गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक व्हाट्सएप नंबर दिया है और हर कार्यकर्ता से इस नंबर पर 10 लोगों को जोड़ने की अपील की है। लखनऊ में प्रियंका गांधी का कांग्रेसी नेताओं के साथ मीटिंग का दौर जारी है। आज भी वो 11 लोकसभा सीटों के कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और आज वो वाराणसी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय इलाका है, वहां के लोगों से भी मिलेंगी और वाराणसी का हाल जानेंगी। ये जो मीटिंग का दौर हो रहा है, इसमें खास बात यह है कि प्रियंका सोशल मीडिया पे खास ध्यान दे रही हैं। जो लोग भी मिलने जा रहे हैं उनसे पूछ रही हैं कि वो फेसबुक पर हैं, ट्विटर पे हैं और एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हैं कि इस व्हाट्सएप पे मिस्ड कॉल करें और अपने इलाके के 10-10 लोगों को इस व्हाट्सएप नंबर से जोड़ें। आप लोग हैं, इनमें से कई लोग आज मिलने जाएंगे और कई मिल कर आए हैं। आप बताइए कि क्या सोशल मीडिया के बारे में क्या पूछ रही हैं वो? उन्होंने एक नंबर दिया है 9350050030। उन्होंने कहा है कि इस पर मिस कॉल करिए और हम आपसे डायरेक्ट जुड़ेंगे। कोई भी समस्या कार्यकर्ताओं की रहेगी वो हमसे जुड़ सकते हैं और मैं कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट संवाद कर सकती हूँ, ये पूछा गया है। दूसरा, आप ट्विटर हैंडल पे हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप कौन कौन से हैं वो सारे नोट किए गए हैं और उस ग्रुप के एडमिन कौन है उनके नंबर को भी पूछे गए हैं।
क्या लग रहा है, क्या इसके जरिए क्या पता करना चाह रही हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप कितने हैं, कौन कौन, इससे क्या वो पता करना चाह रही हैं? इससे ये पता करना चाह रही हैं कि हम लोग, हमारे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं कितने एक्टिव हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो या किसी राजनीतिक ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप हो, उस पर कितने लोग एक्टिव हैं, इसके बारे में वो देख रही हैं और पता कर रही हैं। ये जो नंबर आप लोग को दिया है, इससे आप क्या करेंगे? अपने क्षेत्र में जाके क्या बताया? इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और अपने नेता के बारे में बताएंगे कि सोशल साइट्स पे हम लोग को और आगे एक्टिव होना है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग को एक रणनीति बना के चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। प्रियंका गांधी के लिए बहुत मुश्किल आगे की लड़ाई है, क्योंकि अगर ज़मीन पे आप देखेंगे तो कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और लोकसभा चुनाव के लिए वक्त काफ़ी कम है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। प्रियंका गांधी मोदी को हराने की रणनीति बना रही हैं, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देकर सरकार से लेकर विपक्ष तक सबको चौंका कर रख दिया। 16वीं लोकसभा के आखिरी दिन संसद में नेताजी ने प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ की और उनके दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। मुलायम के इस बयान को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया और लखनऊ में रातों रात पोस्टर भी लग गए। मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद क्या दिया, बीजेपी नेताओं ने मुलायम सिंह का शुक्रिया अदा करना शुरू किया है। एक तस्वीर लखनऊ के हजरतगंज में दिखाई दी, जिसमें बीजेपी ने मुलायम धन्यवाद का एक पोस्टर लगाया है। हमारी संवाददाता गुनिका अरोड़ा की रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के कल लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए बयान के बाद अब राजनीति लगातार तेज हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष इस पर अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब लगातार मुलायम सिंह यादव को अलग अलग तरीकों से इस बयान के लिए धन्यवाद कर रही है और कुछ इसी तरह धन्यवाद करते हुए पोस्टर जो है वो अब लखनऊ में लगने शुरू हो गए हैं। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर कुछ पोस्टर इस तरह का लगा है, जिसमें कि इंडिया टीवी की खबर का एक कटआउट लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि मुलायम मांगे मोदी दोबारा। और कल आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी और ये बयान दिया था कि वो चाहते हैं कि 2019 के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी जीते और वो एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। और देखिए पोस्टर पर भी लिखा है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी का धन्यवाद, आपने लोकसभा में 125 करोड़ देशवासियों के मन की बात कही है। और इस पोस्टर में देखिए प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह, इन सभी बड़े नेताओं की जो है तस्वीर लगी है। तो बिल्कुल मुलायम सिंह यादव के बयान के बाद जहां सपा और बसपा फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ खास बयान जो है वो सपा बसपा की तरफ से नहीं आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब मुलायम सिंह यादव के बयान के जरिए सपा पर एक भी जो तंज कसने का मौका छोड़ नहीं रही है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, लखनऊ। मुलायम के बयान से बीजेपी खुश है, वहीं मुलायम की समधन राबड़ी देवी ने कहा कि ज्यादा उम्र हो जाने की वजह से मुलायम सिंह यादव को पता नहीं चल रहा है कि उन्हें क्या बोलना है। उनका उम्र हो गया है, याद नहीं रहता कब क्या बोलेंगे, वो बोली का कोई मायने नहीं रखता है। उनका उम्र हो गया है, याद नहीं रहता कब क्या बोलेंगे, वो बोली का कोई मायने नहीं रखता है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी आज काला दिवस मना रही है। भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गंगा जल से जंतर मंतर का शुद्धिकरण किया। जंतर मंतर जहां कल अरविंद केजरीवाल की रैली हुई थी। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल समेत कई नेताओं ने हाथों में गंगा जल लेकर छिड़काव किया। बीजेपी का कहना है कि कल केजरीवाल के साथ विपक्षी दलों की रैली से जंतर मंतर अशुद्ध हो गया है, इसलिए गंगा जल से इसे शुद्ध करना जरूरी है। जब मैं कुंभ में गया तो मेरे मन में ऐसे ही आया कि जरा कुंभ का आजकल गंगा जल संगम का बड़ा साफ हो गया है, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा है, मैंने गंगा जल वहां से उठा लिया। अब मुझे नहीं पता था कि इस गंगा जल का इतना जल्दी सदुपयोग करने का असर आ जाएगा। मैं गंगा जल इसलिए लेके आया हूं क्योंकि इसी रोड पर, इसी जंतर मंतर के इन्हीं सड़कों पे कल एक अपवित्र गठबंधन का बैठक हुआ।